हेलो चैंपियंस। आज ही हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर 2 कवर कर लिया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें जो आर.एच. विटेकर सर ने जो क्लासिफिकेशन दी थी 5 किंगडम, हमने उसमें से 3 किंगडम चैप्टर नंबर 2 में कवर कर ली थी। कौन कौन सी? मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। नेक्स्ट जो लास्ट की 2 किंगडम बचती है हमारी, किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया, ये हम चैप्टर नंबर 3 और 4 में डील करेंगे इनसे। सो आज हमारा शुरू होता है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में टोटल हमारी 5 फाइलम है। कौन कौन सी? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स की भी 2 क्लासेस हैं, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। लास्ट में जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसकी हमें हिंट चैप्टर नंबर 2 में ही दे दी थी। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट्स शो क्यों करते हैं? क्योंकि जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स है प्लांट्स में, वो दोनों ही माइटोटिकली डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड cells can divide mitotically। माइटोटिकली कहने का मतलब है उनमें मियोटिक डिवीजन देखने को मिलती है, मियोसिस भी और मियोटिक भी, माइटोटिक डिवीजन। सो हम एनिमल्स में क्या होता है, सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स ही माइटोटिक डिवीजन शो कर सकते हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं उनमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स दोनों माइटोटिक डिवीजन शो करते हैं। इसी वजह से उनमें हमें N और 2N यानी कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स में अल्टरनेशन देखने को मिलती है। हैप्लॉइड को हम कहते हैं गैमेटोफाइट, हमने पिछले उसमें चैप्टर में देखा है, और डिप्लॉइड को कहते हैं हम स्पोरोफाइट। के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। बेसिकली हमने चैप्टर नंबर 2 में कई सारे क्लासिफिकेशन देखे थे, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, लेकिन हमें डील किसके साथ करना है? सिर्फ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ। सो हमें सिर्फ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ ही डील करना है। किसने दिया था ये हमें? आर.एच. विटेकर सर ने। कब दिया था? 1969 में। ठीक है। सो जिनमें से हम 3 किंगडम चैप्टर नंबर 2 में देख चुके हैं। अब हमारे 4th किंगडम आती है यहाँ पे, प्लांट किंगडम। इस चैप्टर में हम डील करेंगे प्लांट किंगडम के साथ। प्लांट किंगडम को ही हम किंगडम प्लांटी भी कहते हैं। सो दोनों एक ही बात है। सो हमने देखा था जब हमने अर्लियर क्लासिफिकेशन शुरू करी थी, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, सो जो ऑर्गेनिज्म थे वो और अच्छे से क्लियरली स्पेसिफाई हो पा रहे थे कि कौन से किंगडम में आते हैं। अब हम जैसे देखते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। इसको हमने किंगडम प्लांटी में पहले डाल दिया था। क्यों? क्योंकि इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और हमारी क्लियरिटी बढ़ती गई, हम स्पेसिफिक होते गए ऑर्गेनिज्म के थ्रू, सो हमने पाया ये प्लांटे का बिल्कुल भी मेंबर नहीं है, क्योंकि ये यूबैक्टीरिया में आता है। सो ऐसे ही किंगडम फंजाई के मेंबर्स प्लांटी में जाते गए, मोनेरा के कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्लांट किंगडम में जाते गए, प्रोटिस्टा के जाते गए। क्यों? हमारा अर्लियर बेस किस पे था? हमारा बेस क्या था? सेल वॉल था प्लांटी के लिए, या फिर फोटोसिंथेसिस था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आती गई, हम इनको अलग करते गए। नेक्स्ट है हमारा प्लांट किंगडम में हमें इसमें 5 क्लासेस पढ़नी है, 5 फाइलम। सबसे पहले एल्गी। अब प्लांट किंगडम में तो एक बेसिक कैरेक्टर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? हमें सारे ऑटोट्रोफिक मिलेंगे, कुछ एक्सेप्शंस हैं, हमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगी, हमें सेल वॉल देखने को मिलेगी। सो ये बेसिक कैरेक्टर्स तो सबके साथ फॉलो होंगे, यानी एल्गी भी फोटोसिंथेटिक है। देन हमारे पास आ जाता है ब्रायोफाइट्स। देन हमारी नेक्स्ट फाइलम है टेरिडोफाइट्स। उससे नेक्स्ट फाइलम है हमारी जिम्नोस्पर्म्स। और लास्ट फाइलम है हमारी एंजियोस्पर्म्स।
ठीक है। एल्गी में हमें 3 तरह की एल्गी पढ़नी है, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। ब्रायोफाइट्स में हमें 2 चीज़ें पढ़नी है, लीवरवर्ट्स और मॉसिस के बारे में। टेरिडोफाइट्स में हमें हॉर्न्स ऑर्स्टेल्स और फंस के बारे में पढ़ना है। जिम्नोस्पर्म्स में कुछ नहीं, अगली कोई क्लास नहीं। और एंजियोस्पर्म्स में हमें मोनोकोट्स और डाइकोट्स के बारे में पढ़ना है। जैसे जैसे समय बीतता गया हमने देखा था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इसी तरीके से हमारे पास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं। इस चैप्टर में हमें 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे रखे हैं। कौन कौन से? आर्टिफिशियल, सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, और रिसेंटली जो चल रहा है हमारा वो चल रहा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब ये सबसे अर्लीस्ट था तो इसमें बहुत सारी डीमेरिट्स रही होंगी, फिर नेचुरल आया, कुछ डीमेरिट्स वहाँ से मिली। अब जो रिसेंटली एक्सेप्टेड है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चल रहा है। सो सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। वहीं अगर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की जाए, ये दिया था बेंथम एंड हुकर ने। जो हर्बेरियम होता है उसमें जो हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के थ्रू करते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड में लिखा हुआ है क्लियरली। सो जो अरेंजमेंट है हर्बेरियम की वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है, जो कि बेंथम और हुकर ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो उसके बेसिस क्या थे? बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जैसे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हो गए, और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, और एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे बेस्ड था। वहीं अगर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की जाए, ये बेस्ड तो मॉर्फोलॉजी पे था लेकिन साथ के साथ एंड एज वेल इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे भी बेस्ड था। मॉर्फोलॉजी तो देखी थी लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी देखे थे। इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे? जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी, जैसे कि अनाटमी, और जैसे कि फाइटोकेमिस्ट्री। सो इसने ज़्यादा बेसिस रखे तो इसकी क्लासिफिकेशन ज़्यादा क्लियर हुई और ज़्यादा स्पेसिफिक हुई। वहीं अगर हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बात करें, इसके बेसिस क्या होते हैं? इट इज़ बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, किस ऑर्गेनिज्म से हुआ है, क्या उसका ट्रेंड रहा, सारे हिस्ट्री बेस्ड है, सारे फॉसिल स्टडीज़ पे होता है। इसमें मुश्किल कब होती है? जब हमें किसी ऑर्गेनिज्म का फॉसिल ना मिले। ये टोटली फॉसिल्स पे बेस्ड होता है, उनकी स्टडी पे बेस्ड होता है, और उस ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन देखा जाता है कि ये स्टार्ट कैसे, ओरिजिन कैसे हुआ, फिर इसमें कैसे कैसे मॉडिफिकेशन हुई। नेक्स्ट, कुछ ड्रॉबैक रहे थे आर्टिफिशियल सिस्टम के, क्या रहे थे? गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव as well as sexual characters। सो आर्टिफिशियल सिस्टम की सबसे बड़ी गलती क्या रही थी? ये इसकी डीमेरिट है, ये आर्टिफिशियल सिस्टम की डीमेरिट है। सबसे बड़ी गलती यही रही आर्टिफिशियल सिस्टम में, लीनियर से सबसे बड़ी गलती यही हुई कि उसने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बराबर की इंपॉर्टेंस दी। लेकिन हम जानते हैं जैसे कि कोई प्लांट है, एक स्पीशी का कोई प्लांट है, अगर उसको हम एक बर्फीले इलाके में उगाएं और एक रेगिस्तानी इलाके में उगाएं तो उसके लीव्स में मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगी, जैसे हमने अनाटमी में देखा था। अनाटमी में हम देखते हैं ना, लीव्स की मॉडिफिकेशन, स्टेम्स की मॉडिफिकेशन। सो वो एनवायरनमेंट के अनुसार बदल जाती हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ईजिली, अपने आप को अडेप्ट कर लेता है प्लांट। लेकिन जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो इतनी ईजिली एनवायरनमेंट से अफेक्ट नहीं होते। सो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा लीनियस का कि उसने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दे दी। वहीं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बिल्कुल सही रहा
काफ़ी हद तक ठीक रहा, लेकिन फिर भी हमें कुछ कमी महसूस हुई, तो हमने फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम की ओर देखना शुरू किया। और फाइलोजेनेटिक सिस्टम में एक और क्लासिफिकेशन है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे तो बेस्ड है ही ये एक चीज़ एज्यूम करता है, एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैज कॉमन एंसेस्टर। ये एक बहुत बढ़िया मेरिट रही फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। इसने कहा जो ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा के हैं उनके एंसेस्टर यानी उनके जो पूर्वज थे वो भी एक ही रहे थे। सेम टैक्सा कहने का मतलब क्या है, सेम पोजीशन उसकी, सेम रैंक। टैक्सा का मतलब होता है रैंक, टैक्सा का मतलब होता है रैंक। सो उसकी जो रैंक, दो ऑर्गेनिज्म अगर एक ही रैंक पे आ रहे हैं तो उनके एंसेस्टर भी सेम ही रहे थे कभी ना कभी। लेकिन फाइलोजेनेटिक सिस्टम में हमें दिक्कत क्या आती है, दिक्कत हमें यहाँ आती है जब हमें किसी ऑर्गेनिज्म का फॉसिल ना मिले। जब तक फॉसिल मिल रहा है तब तक हमारे लिए फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ट है और रिसेंटली एक्सेप्टेड भी है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके फॉसिल हमें नहीं मिल पा रहे, सो वहाँ पे ये एक ड्रॉबैक बन जाता है इसका यहाँ पे। वहीं नेचुरल सिस्टम का ऐसा कोई ड्रॉबैक है नहीं। सो हम हर्बेरियम में किसका इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने। हमने देखा कि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, अगर हमारे पास फॉसिल का सपोर्ट ना हो तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सो इसके हमने 3 उपाय निकाले। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अगर हमारे पास फॉसिल का सपोर्ट नहीं है तो हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी और थर्ड है हमारी कीमोटेक्सोनॉमी। हम इन 3 चीज़ों का सपोर्ट लेते हैं जब हमारे पास फॉसिल का पूरा सपोर्ट नहीं मिलता फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन में। अब सबसे पहले इनके बेसिस समझ लेते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जितने भी कैरेक्टर्स हमें दिख रहे हैं ये सारे के सारे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में असाइन किए जाएंगे। क्यों? जितने भी हमें कैरेक्टर्स दिखे पहले हम उन्हें नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल कैरेक्टर्स। जितने भी कैरेक्टर्स हैं हम उन्हें नंबर देंगे और उनको कोड देंगे प्रॉपर। ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। क्यों? ये कंप्यूटर्स पे होते हैं। पहली बात, जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है कंप्यूटर बेस्ड पे है। अब हमने जितने भी कैरेक्टर्स थे सारे लिख लिए, फिर हमने उनको नंबर और कोड्स असाइन कर दिए। इससे क्या बेनिफिट हुआ, हमें हर एक कैरेक्टर को हमने इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी। सो गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल कैरेक्टर्स। क्यों? कंप्यूटराइज्ड है टोटली, सो सारे कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज तो मिलनी है। नेक्स्ट है हमारी साइटोटेक्सोनॉमी। ये किस पे बेस्ड होती है? ये बेस्ड होती है साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम हो गया, डीएनए हो गया, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनका बिहेवियर कैसा है, इस चीज़ की हम स्टडी करते हैं। अब हमने ऑब्जर्वेबल तो देख लिए सारे जितने हमें दिखे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में, फिर अब हम उसके अंदर चले गए हैं। अब हम डीएनए और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और उसकी स्टडी करने वाले हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है और कैसा उसका स्ट्रक्चर है। सो बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, लाइक क्रोमोसोम का नंबर कितना है, स्ट्रक्चर कैसा है एंड बिहेवियर, और उसका बिहेवियर कैसा है, हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं साइटोलॉजिकल टेक्सोनॉमी में। फिर हम थर्ड स्टेप उठाते हैं कीमोटेक्सोनॉमी की तरफ। ये किस पे बेस्ड होती है? ये बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि भैया किस किस केमिकल से आखिरकार ये बना हुआ है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जानना जरूरी क्यों है? अब जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रखा है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, उसमें हमने देख रखा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी है।
सिमिलरली जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं तो हमें उसके भी कई सारी चीज़ों के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखने पड़ते हैं कि किस चीज़ का कितना परसेंटेज उसमें प्रेजेंट है, क्या कोई नया केमिकल प्रेजेंट है, अगर पुराना ही कोई प्रोटीन लिपिड प्रेजेंट है तो कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है। सो फिर हम उस इन्फॉर्मेशन की तरफ अपने आप को लेके जाते हैं बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो फाइनली फिर ये हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व होने के काफ़ी करीब आ जाती है। अगर हो जाए तो ठीक है, फिर नहीं तो हम आगे फर्दर और उसकी डीप स्टडी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। एक बार हम एनसीईआरटी भी रीड कर लेते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन। हमने वहाँ पे बहुत खुला क्लासिफिकेशन देखा लिविंग ऑर्गेनिज्म का अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय विटेकर, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी किंगडम थी हमारे पास, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी, जिसमें से 3 हमने चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ख़त्म कर दी और एनिमल किंगडम हम चैप्टर नंबर 4 में डील करेंगे और अभी हम करंटली चैप्टर नंबर 3 में किंगडम प्लांटी के साथ डील कर रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डील विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटी के बारे में, जिसे हम पॉपुलरली क्या कहते हैं, प्लांट किंगडम भी, यानी प्लांट किंगडम का या किंगडम प्लांटी का बात एक ही है। वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर टाइम। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे हमें इंप्रूवमेंट आती गई, इंस्ट्रूमेंट और डेवलप्ड होने लगे, हमारे क्लासिफिकेशन और स्पेसिफिक होने लगे, बेसिस क्लियर होने लगे, वैसे वैसे हमारी जो प्लांट किंगडम की अंडरस्टैंडिंग है वो भी बदलती गई। जैसे कि फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स। जैसे जब लिनियस ने क्लासिफाई किया था जितने भी सेल वॉल वाले थे सारे प्लांटी में डाल दिए थे, लेकिन ऐसा थोड़ा होता है। मोनेरन्स में भी हमें सेल वॉल देखने को मिलती है, फंजाई में भी देखने को मिलती है, हमें तो प्रोटिस्ट्स में भी देखने को मिलती है। सो हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी। उन्हें प्लांटी से निकाल दिया गया है, जो कि प्लांटी में डाल दिए गए थे सिर्फ इस बेसिस पे कि उनके पास सेल वॉल्स थी। सो हमने देखा फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई है, तो इसको उठा के अलग किया, क्योंकि हमारी जो प्लांट किंगडम की सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है मेनली। सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर ऑल्सो रेफर टू बी एज ब्लू ग्रीन एल्गे, जो साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे है, आर नॉट एल्गे एनीमोर। वो एल्गे नहीं है। हाँ वो फोटोसिंथेटिक है, हाँ उनके पास सेल वॉल है, पर वो एल्गे का पार्ट नहीं है, वो यूबैक्टीरिया में आते हैं। In this chapter we will describe algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. So इस चैप्टर में हम 5 फाइलम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्लांटी की। कौन कौन सी? algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. Let us also look at classification within angiosperm to understand some of the concerns that influence the classification system. The early systems of classification used only gross morphological characters. तो earlier जो सिस्टम थे यानी जो लीनियस के टाइम के सिस्टम थे वो खाली मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड थे, जैसे कि कौन सा हैबिट है, कलर है, नंबर है या शेप ऑफ लीव्स कैसी हैं। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। ज़्यादातर वो वेजिटेटिव या एंडोस्ट्रीम स्ट्रक्चर पे बेस्ड थे, जो कि सिस्टम किसने दिया था हमको, लीनियस ने। और ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारे समय के साथ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बदलते गए। सबसे पहले आर्टिफिशियल आया, फिर नेचुरल आया, फिर अब जो करंटली चल रहा है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चल रहा है। क्योंकि समय के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, हमें इंप्रूवमेंट आती गई इंस्ट्रूमेंट्स में, सो हमारी क्लियरिटी बढ़ती गई। सो लीनियस ने क्या करा, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे दिया, जिसको कहते हैं हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। They separated the closely related species since they were based on few characteristics. अब closely related species को उन्होंने बहुत दूर दूर कर दिया, क्यों? कुछ ही morphological characters पे based थी। Also the artificial system gave equal weightage to vegetative as well as sexual characteristics. Very important line. सबसे बड़ा लीनियस के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या था? वो यही था कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दे दी थी। ऐसा हम नहीं कर सकते। जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो इजीली एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टर्स इजीली अफेक्ट नहीं हो सकते एनवायरनमेंट से। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो इजीली एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टर्स इतनी इजीली अफेक्ट नहीं हो सकते। एज अगेंस्ट दिस, इसके बाद फिर हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। जैसे जैसे इंप्रूवमेंट हुई और ये नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर्स। ऐसा नहीं है इन एक्सटर्नल फीचर्स को इग्नोर करा, नहीं, एक्सटर्नल फीचर्स तो देखे, लेकिन साथ के साथ इंटरनल फीचर्स भी देखे, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अनाटमी हो गई, एम्ब्रियोलॉजी हो गई, फाइटोकेमिस्ट्री हो गई। सच अ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वर गिवन बाय जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर। यानी इसको हम जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, हम इसे बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में आएगा तो बेंथम एंड हुकर आएगा।
एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी, पहली बात फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो उसके बेसिस क्या है, उसके बेसिस है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। वहीं लीनियस की बात करिए, उनमें से उसके बेसिस थे सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। वहीं जब नेचुरल सिस्टम आया उसके बेसिस क्या थे, एक्सटर्नल फीचर्स तो थे लेकिन साथ के साथ इंटरनल फीचर्स भी थे। और जो फाइलोजेनेटिक है इसके बेसिस क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल। इन दिनों अब यही चल रहा है, मतलब लेटेस्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है। दिस ये अज्यूम क्या करता है दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा, जो ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा से बिलोंग कर रहे हैं यानी कि सेम रैंक पे हैं, टेक्सा यानी सेम रैंक पे हैं, हैव अ कॉमन एंसेस्टर, उनके जो पूर्वज हैं जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन पाएंगे। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प एंड रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन की जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी है वो है फॉसिल्स का मिलना। हर ऑर्गेनिज्म के फॉसिल मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। सो अब इन प्रॉब्लम से भी तो हमें निकलना है। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है फाइलोजेनेटिक सिस्टम का वो है फॉसिल्स का ना मिलना। सो इसके लिए हमने इन ड्रॉबैक्स को ख़त्म करने के लिए हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की हेल्प कर लेते हैं, साइटोटेक्सोनॉमी की हेल्प लेते हैं और कीमोटेक्सोनॉमी की हेल्प लेते हैं। These become more important when there is no supporting fossil evidence। जब फॉसिल एविडेंस है ही नहीं तो हमें इन तीनों टेक्निक की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होता है, कंप्यूटर्स पे होती है पहली बात, किस पे बेस्ड है, सारे जितने भी कैरेक्टर्स हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं सबको लिख लेते हैं हम कंप्यूटर्स में। फिर क्या करते हैं, हम नंबर और कोड्स दे देते हैं हर एक कैरेक्टर को पर्टिकुलर, एंड उसको फिर हम अरेंज करते हैं और प्रोसेस करते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है एक तो हम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को एक ही बारी में देख सकते हैं, क्यों, कंप्यूटर्स पे बेस्ड है। सेकंड सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका कि कैरेक्टर्स को हम इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, क्यों, कंप्यूटर तो हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देगा, ठीक है ना। सो इसके दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंस क्या आती है, इनने इक्वल वेटेज दिया और हम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स एक बारी में डील कर सकते हैं। सेकेंड फिर हेल्प लेते हैं हम साइटोटेक्सोनॉमी की, दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। क्रोमोसोम का नंबर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, फिर हम उसे देखना स्टार्ट करते हैं साइटोटेक्सोनॉमी में। एंड लास्ट फिर हम कीमोटेक्सोनॉमी की हेल्प लेते हैं, जिसमें हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं किसी भी प्लांट का हो गया, जैसे हम प्लांट किंगडम की बात करें तो इसमें प्लांट की बात होगी। टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन्स एंड आर ऑल्सो यूज बाय टेक्सोनॉमिस्ट्स। अब ये सारी जो टेक्सोनॉमिकल हेल्प्स हैं ये इस्तेमाल करनी पड़ती है जब हमारे पास कोई फॉसिल एविडेंस नहीं मिल रहा उस ऑर्गेनिज्म का। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्गी। एल्गी स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो है कि जो प्लांट किंगडम है उसमें एवोल्यूशन का ऑर्डर कैसे रहा, जो किंगडम प्लांटी है इसमें एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। सो जिस ऑर्डर में हमने फाइलम पढ़नी है ना वही ऑर्डर इनका एवोल्यूशन का रहा था, यानी कि सबसे पहले एल्गी आए, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स आए, ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स आए, टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म्स आए, और जिम्नोस्पर्म्स के बाद जो करंटली है हमारा सबसे ऊपर वो है एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। सो एवोल्यूशन का ये हमारा ऑर्डर रहा था, ये था हमारा एवोल्यूशन का ऑर्डर। वहीं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, वो पूछता है कि मेन प्लांट बॉडी की कैसी है, गैमेटोफिटिक है या स्पोरोफिटिक है। सो एल्गी जो है और ब्रायोफाइट्स ये दोनों गैमेटोफिटिक है, गैमेटोफिटिक है इनकी मेन प्लांट बॉडी। वहीं टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की जो मेन प्लांट बॉडी है वो है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट यानी 2n। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एल्गी और ब्रायोफाइट गैमेटोफाइट है तो इनमें स्पोरोफाइट देखने को नहीं मिलता, नहीं, स्पोरोफाइट भी देखने को मिलता है। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट हर एक फाइलम में देखने को मिलेंगे, एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म्स तक, लेकिन जो उनका रिलेटिव पीरियड है वो बहुत शॉर्ट रहेगा। यानी कि मान लो एल्गी है, एल्गी हमने कह दिया भाई गैमेटोफाइट है, अब ऐसा नहीं है कि उसके पास स्पोरोफाइट नहीं है, स्पोरोफाइट भी है, लेकिन जो उसका पीरियड है यानी जो टाइम पीरियड रहा स्पोरोफाइट स्टेज में वो रिलेटिव टू गैमेटोफाइट बहुत कम है। तो हमने मेन प्लांट बॉडी को क्या कह दिया, हमने कह दिया ये गैमेटोफाइट है। अब मैं ब्रायोफाइट्स की बात करता हूँ, गैमेटोफिटिक है,
ऐसा नहीं है इनमें स्पोरोफिटिक नहीं है, स्पोरोफिटिक भी है, लेकिन उसका रिलेटिव टाइम पीरियड विद रिस्पेक्ट टू गैमेटोफाइटिक पीरियड बहुत कम रहा, तो हमने मेन प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट कह दिया। और जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, ये स्पोरोफाइट है। और ऐसा नहीं है कि इनके पास गैमेटोफाइट नहीं है, गैमेटोफाइट भी है, लेकिन जो गैमेटोफाइट का पीरियड रहा वो रिलेटिवली कम रहा स्पोरोफाइट के मुकाबले। सो हमने मेन प्लांट बॉडी को क्या कह दिया, स्पोरोफाइट। फाइलम 1 जो है वो है एल्गी। एल्गी में हमें 3 तरह की एल्गी पढ़नी है। ग्रीन एल्गी जिसे हम क्लोरोफाइसी कहते हैं, ब्राउन एल्गी जिसे हम फियोफाइसी कहते हैं, रेड एल्गी जिसे हम रोडोफाइसी कहते हैं। तो हमें बेसिकली 3 तरह की पढ़नी है। अब उन्हें स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं एल्गी आखिर होती क्या है। एल्गी है प्लांट का पार्ट है तो क्लोरोफिल तो पक्का होगा, और अगर क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेटिक होंगे। अब जो इनकी बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब होता है जो बॉडी डिफरेंशिएबल ना हो रूट, स्टेम और लीफ में। जिस हम प्लांट बॉडी में हमें रूट, स्टेम, लीफ देखने को नहीं मिल रही क्लियरली, हमने उस बॉडी को थैलॉइड कह दिया, यानी अनडिफरेंशिएबल रूट, स्टेम, लीफ हमें नहीं मिलती वहाँ पे। रूट, स्टेम एंड लीफ आर नॉट प्रेजेंट, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हमने कह दिया ये थैलॉइड है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेटिक है तो ऑटोट्रॉफिक है, और लार्जली जो होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं। सो जो प्लांट की लाइफ स्टार्ट हुई वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट से हुई। एक्वेटिक से हम ये जो प्लांट्स हैं टेरेस्ट्रियल की तरफ आते गए एवोल्यूशन में, क्योंकि टेरेस्ट्रियल लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाटर की थी। जैसे जैसे इनमें एवोल्यूशन हुआ इन्होंने वाटर स्ट्रेस को ओवरकम किया और एक्वेटिक लाइफ से टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ ट्रांसफॉर्म हो गए। तो सबसे पहले जब एल्गी है तो ये एक्वेटिक हैबिटेट में हमें देखने को मिले लार्जली। सेकंड, एल्गी जो है एसोसिएशन में रहता है कई ऑर्गेनिजम्स के, जैसे इसकी एसोसिएशन फंजाई के साथ, जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, विद फंजाई इज कॉल्ड लाइकेन कहते हैं, जिसमें जो फंगल पार्ट होता है उसे हम माइकोबायंट कहते हैं, और जो एल्गल पार्ट होता है उसे हम फाइकोबायंट कहते हैं। और जो फाइकोबायंट पार्ट है वो हमारा ऑटोट्रॉफिक है, वो उसे खाना बना के देता है फंजाई को। वहीं जो फंगल पार्ट है या माइकोबायंट पार्ट है वो उसको शेल्टर और वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कराता है। ऐसे ही कुछ एल्गी एनिमल्स के साथ भी एसोसिएटेड हैं, जैसे कि स्लोथ बियर। स्लोथ बियर जो होता है बहुत आलसी किस्म का जानवर होता है, इतना आलसी होता है कि इसके ऊपर एल्गी आराम से ग्रो कर जाती है। सो एनिमल्स के साथ भी हमें देखने को मिलती है इनकी एसोसिएशन। नेक्स्ट है, कुछ फॉर्म्स बता रखी है इनकी, जैसे कि कॉलोनियल, फिलामेंटस। कॉलोनियल का मतलब हो गया कॉलोनी बना के रहते हैं, फिलामेंटस हो गया। देन वी हैव मरीन फॉर्म। सबसे पहले हम कॉलोनियल फॉर्म का एग्जांपल समझते हैं, वॉलवॉक्स। वहीं फिलामेंटस के जो एग्जांपल है उसकी ट्रिक है याद करने की, यू से यूलोथ्रिक्स, एस से स्पायरोगायरा और ई से एक्टोकार्पस। सो ये 3 एग्जाम्पल जो हो गए हमारे, ये हो गए फिलामेंटस के। वहीं मरीन का एग्जाम्पल रहेगा हमारा कैल्प्स। कैल्प्स जो है ये एक टाइप का ब्राउन एल्गी है। यूलोथ्रिक और स्पायरोगायरा ये ग्रीन एल्गी होती है, एक्टोकार्पिस भी ब्राउन एल्गी का पार्ट है, और वॉलवॉक्स जो है वो ग्रीन एल्गी का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारे पास रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? अब रिप्रोड्यूस करने के 3 तरीके, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सबसे पहले वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कैसे होता है? सिंपली बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं और हर एक फ्रेगमेंट एक नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। दूसरा तरीका है रिप्रोडक्शन का हमारा एसेक्सुअल। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? स्पोर्स से। मेनली कौन से स्पोर्स होते हैं? जू स्पोर्स। और जो जू स्पोर्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मूवेबल होते हैं, इनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। जिस भी चीज के पास फ्लैजेला होगा उसमें मोटिलिटी फॉर श्योर आएगी। यहाँ पे साइड में लिख लो अपनी एनसीईआरटी में, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास फ्लैजेला है
तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उसके पास मोटिलिटी होएगी ही होएगी, 110% वो मोटाइल होगा। देन वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में हमारे पास 3 तरीके रिप्रोडक्शन देखने हैं, कौन कौन से? आइसोगैमस। आइसोगैमस वो रिप्रोडक्शन होता है जिस बॉडी ने जो गैमेट्स बनाए मेल और फीमेल, वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों तरीके से बिल्कुल सिमिलर है, देखने में बिल्कुल सिमिलर है, डिट्टो कॉपी। जैसे कि मैंने एक ये गैमेट बनाया और एक ये गैमेट बनाया, थोड़ा बड़ा बन गया, हालांकि सिमिलर रहेंगे साइज में। अब मैं कहूँ ये 2 गैमेट्स हैं, इनमें से एक मेल कौन सा है फीमेल कौन सा, हमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? दोनों बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी हैं। सो ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम आइसोगैमस रिप्रोडक्शन कहते हैं। किसमें देखने को मिलता है ये हमें? यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा में देखने को मिलता है। अब उसमें भी 2 कंडीशन है। यूलोथ्रिक्स जो है इसमें फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी मोटाइल होते हैं। वहीं स्पायरोगैरा जो है इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, नॉन फ्लैजिलेटेड। ठीक है। सो आइसोगैमस के कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा। यानी मॉर्फोलॉजिकली दोनों गैमेट्स बिल्कुल सेम होंगे, जेनेटिकली डिफर करेंगे पर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। मान लो जैसे मेल है ये और ये फीमेल गैमेट है, सो डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे। देन वी हैव एनाइसोगैमस। एन आ गया मतलब आइसोगैमस तो नहीं है, मतलब 2 अलग अलग डिफरेंट। यानी कि मान लो अगर ये मेल है, ये अगर मेल गैमेट है, सो ये हमारा फीमेल गैमेट हो गया। सो इजीली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मेल गैमेट कौन सा है और फीमेल कौन सा है। सो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। इसका एग्जांपल है हमारा यूडोरिना। वहीं थर्ड टाइप आता है हमारे पास ऊगैमस। ऊगैमस में क्या होता है? ये भी मॉर्फोलॉजिकली अलग होते हैं, लेकिन इनमें जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होगा और स्मॉल होगा। वहीं अगर मैं फीमेल गैमेट की बात करूं, वो लार्ज होगी और नॉन मोटाइल होगी, लार्ज होगी और नॉन मोटाइल होगी। ऐसे उसको क्या कहते हैं हम? ऊगैमस रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमें किसको में देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी हमारे इकोनॉमिकली कैसे काम आ सकती है? तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला जो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो ये है, एट लीस्ट half of the CO2 fixation on earth is carried by algae. सो क्योंकि एल्गे फोटोसिंथेटिक है, सो ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेंगे। सो आधे से भी ज़्यादा, यानी आधा CO2 फिक्सेशन का काम एल्गी कर रही है। जो प्लांट काम करते हैं उससे उतने के मुकाबले ही एल्गी भी उतना ही काम कर रही है CO2 को फिक्स करने में। सेकेंड इम्पोर्टेंट इनका यूज़ है, ये एडिबल भी होते हैं, इन्हें हम खा भी सकते हैं। जैसे कि ट्रिक ऐसे याद करने की, पल्स, जैसे पल्सेस हम खाते हैं ना। सो P फॉर पोरफायरा, L फॉर लेमिनेरिया एंड S फॉर सरगैसम। सो ये 3 एल्गी के नाम है जो कि हम एडिबल है, जिन्हें हम खा सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोकोलॉइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोकोलॉइड से क्या समझते हैं हम? हाइड्रोकोलॉइड्स वो सब्सटेंस जो होते हैं जो वाटर को होल्ड कर सके, दे आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। कहने का मतलब है कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसको हमें हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो मैंने यहाँ से अमेरिका एक
लोटस का फूल भेजना है। सो अगर यहाँ से शिपमेंट करूँगा तो वहाँ जाते जाते मुरझा जाएगा। सो अगर मुझे उसको एज इट इज़ यहाँ से वहाँ भेजना है तो मैं उसको हाइड्रेट रखना कंपलसरी है, और हाइड्रेट रखने के लिए मैं किसी हाइड्रोकोलाइड का इस्तेमाल करूँगा सो दैट वो हाइड्रेटेड रहे पूरे शिपमेंट के टाइम। ऐसे ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट केमिकल्स चीज़ें हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं। सो उसमें ये हेल्प करते हैं हाइड्रोकोलाइड्स। हमें दो तरह के हाइड्रोकोलाइड्स पढ़ने हैं, कौन कौन से? एल्गिन एंड कैरागिन। नाउ एल्गिन जो होता है ये हमें ब्राउन एल्गी से मिलता है, वहीं जो कैरागिन होता है ये हमें रेड एल्गी से मिलता है। ठीक है। फोर्थ है हमारा, एक एग्जाम्पल दे रखा है अगार अगार का। इट्स फुल नेम इज अगार अगार। अगार अगार का क्या काम होता है? अगार अगार जो होता है ये हमारा लेबोरेटरी में यूज़ होता है। लेबोरेटरी में क्या काम करता है ये हमारा? जैसे कि मुझे किसी माइक्रोब को ग्रो कराना है, किसी माइक्रोब को अपने लैब में ग्रो कराना है। सो अगार अगार वहाँ पे न्यूट्रिशन देने का काम करेगा सो दैट वो इजीली ग्रो कर सके। सो अगार अगार का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। बेसिकली ये लेबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ से मिलता है ये हमें? ये हमें दो एल्गी से मिलता है, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। सो हमें इन दो एल्गी से मिलता है अगार अगार, और ये दोनों एल्गी किसका पार्ट है? ये रेड एल्गी में आती है। तो बेसिकली मैं ये कहूँ कि अगर अगर रेड एल्गी से मिलता है ये बात भी ठीक है, और अगर अगर जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है ये बात भी ठीक है। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया पर्टिकुलर स्पीशीज हो गई एल्गी की, और अगर जनरल उनकी क्लास की बात की जाए तो वो रेड एल्गी से बिलोंग करती हैं। फिफ्थ हमारा एग्जाम्पल है क्लोरेला। पहली बात तो ये यूनिसेल्युलर एल्गी है, यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी का पार्ट है। इसमें प्रोटीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आगे जाके हम जब पढ़ेंगे 12th में, वहाँ पे एक वर्ड आएगा SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। इनका इस्तेमाल सिंगल सेल प्रोटीन में किया जाता है क्लोरेला का। सो यूनिसेल्युलर है, ग्रीन एल्गी है। अब प्रोटीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, सो इसलिए ये एस्ट्रोनॉट्स भी इस्तेमाल करते हैं अपनी डाइट को कंप्लीट रखने के लिए। क्यों? ऊपर वो कितना खाना लेके जाएंगे स्पेस में, ना वहाँ तो खेती भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है। सो क्लोरेला ले जाते हैं सो दैट उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। प्रोटीन रिच होती है, और एस्ट्रोनॉट यूज करते हैं, यूज बाय स्पेस ट्रेवलर्स। स्पेस ट्रेवलर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एल्गी कितने तरीके की होती है? सो एल्गी जो होती है ये 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी? क्लोरोफाइसी, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? ग्रीन एल्गी। सेकेंड टाइप है हमारा फियोफाइसी, जिसे हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। थर्ड है हमारा रोडोफाइसी, जिसे हम रेड एल्गी कहते हैं। सो क्लोरोफाइसी मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल कौन सा कलर का होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, तो ग्रीन एल्गे में आ गया। फियोफाइसी याद रख लेना, ब्राउन एल्गे होती है। रोडोफाइसी और रेड आर कॉमन है, सो रोडोफाइसी फॉर रेड एल्गी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो राइज होता है, हमने 3 क्लास में तो डिवाइड कर दिया फाइलम एल्गी को। ये इसकी 3 क्लासेस हो गई, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। बट इसके बेसिस क्या रहे? इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बनता है बेसिस। अब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें नहीं दे रखा वहाँ, इसके बेसिस एनसीईआरटी में जाके समरी में दे रखे हैं। समरी ध्यान से पढ़ोगे तो वहाँ मिलेंगे। बेसिस क्या है? पिगमेंट्स प्रेजेंट, कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है, एंड फूड स्टोर्ड, फूड को स्टोर कैसे करते हैं। सो इस बेसिस पे हमने इन्हें 3 क्लासेस में डिवाइड किया था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। हमारा पहली क्लास कौन सी है हमारी? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम कॉमनली क्या कहते हैं? ग्रीन एल्गी। सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, फिर इसके में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर इसके एग्जांपल्स। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, ये यूनिसेल्युलर भी होते हैं,
ये कॉलोनियल भी होते हैं और फिलामेंटस भी होते हैं। कहने का मतलब यूनिसेलुलर मतलब जो यूनिसेलुलर प्रेजेंट है, जैसे क्लाइमेडोमोनास। एक और एग्जांपल इसका क्लोरेला, जो भी हमने पीछे देखा था, वो एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी थी। कॉलोनियल का एग्जांपल भी हमने देख लिया था, वॉलवॉक्स है। और फिलामेंटस के एग्जांपल्स भी देखे थे हमने, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। अब पूछोगे सर आपने एक्टोकार्पस क्यों नहीं लिखवाया? अब हम ग्रीन एल्गे की बात कर रहे हैं। एक्टोकार्पस जो है वो ब्राउन एल्गे का एग्जांपल है। फिलामेंटस वो भी है, लेकिन वो ब्राउन एल्गी में पढ़ेंगे हम। ग्रीन एल्गी में फिलामेंटस कौन कौन है हमारे? यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट है हमारा, पिगमेंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफाइसी के मेंबर में? सो बेसिकली क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये दोनों पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफाइसी में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये? क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है इनके, ये जो ग्रीन एल्गी है ये फूड को स्टोर कैसे करती है? सो स्टोर फूड एज पायरेनॉइड्स। अब ये पायरेनॉइड्स क्या होते हैं? पायरेनॉइड्स कुछ और नहीं, प्रोटीन प्लस स्टार्च को ही हम पायरेनॉइड्स कहते हैं। कहाँ पे मिलती है? क्लोरोप्लास्ट में। पिगमेंट्स भी क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलते हैं और पायरेनॉइड्स भी। अब मैं पायरेनॉइड का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। पायरेनॉइड ऐसे होते हैं, जो इनसाइड प्रेजेंट है ये है हमारा प्रोटीन, और इसके ऊपर एक स्टार्च की कोटिंग होती है, और इन दोनों को मिला के हम पायरेनॉइड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेल वॉल। इनकी सेल वॉल किससे बनी हुई है? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इनकी सेल वॉल कैसी है। सो इनर इनकी जो लेयर होती है सेल वॉल की, वो है सेल्यूलोज की बनी। वहीं अगर आउटर की बात की जाए, सो ये किसकी बनी है? पेक्टोज की। अब आ जाते हैं हम क्लोरोफाइसी के रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन हमने तीन तरीके के देखे थे, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब सबसे सिंपल सेक्सुअल है, इसमें तीनों तरह के देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। और वेजिटेटिव की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन से या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। वहीं अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स से होता है। कहाँ बनते हैं जूस्पोर्स? प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से या स्पोर से होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से होगा, जो कहाँ बने हैं? हमारे जूस्पोरेंजिया में। वहीं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो तीनों तरीके के देखने को मिलेंगे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। अब नेक्स्ट है इनके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल इनके, सबसे पहले क्लाइमेडोमोनास, सेकेंड है हमारा क्लोरेला, थर्ड है हमारा वॉलवॉक्स, फोर्थ है हमारा यूलोथ्रिक्स, फिर है हमारा स्पायरोगायरा, और एक और है हमारा कारा। नेक्स्ट क्लास है हमारी फियोफाइसी। जो जनरल पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, थैलॉइड स्ट्रक्चर है, मरीन है, ये सब में कॉमन है और रिपीट होंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये पॉइंट्स मैं इसमें कवर नहीं कर रहा। फियोफाइसी कॉमनली कॉल्ड ब्राउन एल्गी। पहला पॉइंट इनका जो है, इसमें एक फिलामेंटस, अभी हमने बात करी थी फिलामेंटस कौन सा था?
जो कि ब्राउन एल्गी का मेंबर था, एक्टोकार्पस। सेकेंडली, इसमें कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है? पिगमेंट की बात की जाए तो क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल है। जिस भी ऑर्गेनिज्म में अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे वो यूग्लेनॉइड हो, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो प्लांट हो, क्लोरोफिल ए एक यूनिवर्सल पिगमेंट है। हर एक ऑटोट्रोफिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में मिलेगा ही मिलेगा। यानी जहाँ भी फोटोसिंथेसिस है वहाँ क्लोरोफिल ए पिगमेंट कंपलसरी है। सो क्लोरोफिल ए पिगमेंट तो कॉमन रहेगा। वहीं अगर हमने मोनेरा में देखा था, साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट था क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक थे। और यूग्लेनॉइड्स में, जिसमें हमने मिक्सोट्रॉफिक ऑफ न्यूट्रिशन देखा था, उसमें जो फोटोसिंथेटिक पार्ट था उसमें भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट था, जो कि हाई प्लांट से पाया जाता है। सो क्लोरोफिल ए इज द यूनिवर्सल पिगमेंट। ये लाइन 12th में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट क्लोरोफिल ए इज द यूनिवर्सल पिगमेंट। हर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल ए कंपलसरी मिलेगा। दूसरा कौन सा? क्लोरोफिल सी मिलता है इनमें। देन इनमें हमें ज़ैंथोफिल मिलता है। ज़ैंथोफिल में भी बात की जाए, कौन सा पिगमेंट? फ्यूकोजेंथिन। ये फ्यूकोजेंथिन की अमाउंट ही डिसाइड करती है ब्राउन एल्गी का ब्राउन कलर। अगर फ्यूकोजेंथिन कम प्रेजेंट है तो उसका कलर ऑलिव ग्रीन होगा। अगर फ्यूकोजेंथिन ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसका कलर ब्राउन होगा। सो ब्राउन एल्गी का कलर वेरी करता है फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट की अमाउंट पे। और फ्यूकोजेंथिन किसका पार्ट है? ज़ैंथोफिल का। एंड कैरोटेनॉइड्स, ये 4 पिगमेंट हमें देखने को मिलते हैं ब्राउन एल्गी में। वहीं एक लाइन और लिखी है एनसीईआरटी में, दैट कैल्प्स जो होते हैं ये भी ब्राउन एल्गी का पार्ट है। ये 100 मीटर हाई हो जाते हैं। सी में इनकी हाइट जो है वो 100 मीटर से भी ऊपर चली जाती है। सो ये थोड़ा मैसिव प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। कैसी? मैसिव प्लांट बॉडी फॉर्म करते हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फूड, स्टोर फूड। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा स्टोर फूड। फूड कैसे स्टोर होता है इनमें? इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ये फूड को स्टोर करते हैं। वहीं ग्रीन एल्गे में देखा था हमने, पायरेनोड्स बनते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से? मैनिटॉल या फिर लैमिनेरिन। इन 2 फॉर्म्स में ये जो है फूड को स्टोर करते हैं। और ये दोनों फॉर्म किस चीज़ की है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की। नेक्स्ट वॉल, सेल वॉल। सेल वॉल जो बनी है इसकी किससे बनी है? सेल्यूलोज से बनी है। मोस्टली जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से ही बनती है, विद जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन। सो जो एल्गिन हाइड्रोक्लोराइड हमने देखा था वो ब्राउन एल्गी में ही देखा था। सो इनकी जो सेल वॉल है इसके ऊपर एक जिलेटिनस कोटिंग होती है एल्गिन की, जो वाटर होल्ड करने में हेल्प करता है। उसको हम भी इकोनॉमिकली यूज कर लेते हैं। देन ब्राउन एल्गी में 3 पार्ट आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, होल्ड फास्ट, फ्रॉन्ड एंड स्टाइप। यहाँ पे 3 पार्ट देखने को मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन हालांकि रूट स्टेम लीफ नहीं मिलेंगी। होल्ड फास्ट क्या होता है? होल्ड फास्ट होता है रूट लाइक, यानी ये अटैच करता है जो ब्राउन एल्गी की बॉडी है, प्लांट बॉडी, उसको अटैच करता है सबस्ट्रेटम से, यानी जमीन से उसे जोड़े रखने में हेल्प करता है होल्ड फास्ट। यानी कि मैं सिंपली कह सकता हूँ ये रूट लाइक कुछ स्ट्रक्चर आया, जिसे हमने कहा होल्ड फास्ट। फ्रॉन्ट क्या होता है? ये फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। ये होता है हमारा फोटोसिंथेटिक। और किसकी तरह दिखता है? ये लीफ की तरह। ये होता है लीफ लाइक। लीफ का भी तो प्लांट में यही काम है, फोटोसिंथेसिस करना। और रूट का क्या काम होता है? उसे जमीन से जोड़े रखना, सबस्ट्रेटम यानी जमीन से। स्टाइप क्या होता है? ये स्टॉक होती है। स्टॉक यानी जैसे स्टेम लाइक हो गया, जैसे प्लांट में स्टेम होती है, सिमिलरली इनके पास स्टाइप होता है। सो ये 3 पार्ट्स हमें ब्राउन एल्गी में देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्शन इन फियोफाइसी या फिर ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में रिप्रोडक्शन देखते हैं कैसे होता है। अब रिप्रोडक्शन 3 तरीके का होता है, हमें पता है, ये तो कॉमन रहेगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब हमने जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन से।
वहीं अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए, इसमें ए सेक्सुअल जूस्पोर से होता है, बात ठीक है, चलो सर मान लिया जूस्पोर से होता है। बायफ्लैजिलेटेड होते हैं। अब जो करेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं जूस्पोर्स के, यानी कुछ करेक्टर्स जो अलग पाए जाते हैं। पहली बात, बायफ्लैजिलेट होते हैं। दूसरी बात, पियर शेप्ड होते हैं। पियर शेप मतलब होता है ओवल, जैसे ओवल शेप ऐसे। अब बायफ्लैजिलेट है, यानी कि दो फ्लैजिला मिलेंगे इसमें। अब उनकी पोजीशन कैसी है, जो फ्लैजिला है उसकी पोजीशन कैसी है, लेटरली, लेटरल पोजीशन होती है फ्लैजिलास की, लेटरली यानी साइड में। बायफ्लैजिलेट यानी दो। और एक और करेक्टरिस्टिक, दैट ये दोनों जो फ्लैजिला है ये अनइक्वल होते हैं। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा इसमें जूस्पोर्स होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के साथ। पहली बात, पियर शेप्ड है, ओवल शेप्ड है। उसके बाद दो फ्लैजिला है, दो फ्लैजिला भी देख लिए। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स क्या है, लेटरली अटैच्ड है, यानी साइड में प्रेजेंट है। और फोर्थ करेक्टरिस्टिक है कि अनइक्वल है। सो इनका जूस्पोर ऐसा दिखता है, दिस इज जूस्पोर ऑफ ब्राउन एल्गी। देन हमारा आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स से ही होता है, लेकिन गैमेट्स की शेप कैसी होती है, गैमेट्स की जो शेप होती है वो पायरीफॉर्म होती है। यहाँ पे एक नया वर्ड यूज किया एनसीईआरटी ने, पायरीफॉर्म। पायरीफॉर्म भी पियर शेप को ही कहते हैं। पायरीफॉर्म को या पियर शेप को या ओवल शेप को, बात सारी एक ही है। नेक्स्ट, इनमें एनाइसो, आइसो एंड ऊ गैमेट्स, तीनों तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। और जो गैमेट्स हैं इनके, ये भी फ्लैजिलेटेड है, बायफ्लैजिलेटेड है। गैमेट्स भी इनके बायफ्लैजिलेटेड पाए जाते हैं। ब्राउन एल्गी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको लर्न करने की ट्रिक है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस इज द टेक्निक टू लर्न the all examples of brown algae. S for sargassum, E for ectocarpus, L for laminaria, F for fucus and D for dictyota। ठीक है, ये सारे ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स हो गए हमारे। क्लास है हमारी रोडोफाइसे। रोडोफाइसे कहें या फिर रेड एल्गे कहें, बात सेम है। अब सबसे पहले हम पिगमेंट्स की बात करते हैं। पिगमेंट कौन कौन से मिलते हैं हमें। सो क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल है, इसके अलावा क्लोरोफिल डी, और थर्ड है आर फाइकोइरिथ्रिन। इसी पिगमेंट की अमाउंट डिसाइड करती है इनका रेड कलर। आर फाइकोइरिथ्रिन ज़्यादा पाया जाता है, इसी वजह से जो रेड एल्गी है उसका कलर रेड होता है। बेसिकली हमें कहाँ देखने को मिलती है ये, वार्मर एरियाज में। वार्मर एरियाज यानी डीप इन दी ओशन, ओशन की गहराइयों में देखने को मिलती है हमें रेड एल्गी। थर्ड पॉइंट, फूड स्टोर कैसे होता है। यहाँ पे फूड स्टोर होता है हमारा फ्लोरेडियन स्टार्च की फॉर्म में। फ्लोरेडियन स्टार्च की फॉर्म में हमारा फूड स्टोर होता है। अब ये फ्लोरेडियन स्टार्च क्या होता है, कुछ और नहीं, ये ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन की तरह ही होता है। ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन की तरह ही हमारा फ्लोरेडियन स्टार्च होता है। ठीक है, इन स्ट्रक्चर में ये इन्हीं की तरह होता है फ्लोरेडियन स्टार्च। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिप्रोडक्शन। इसमें रिप्रोडक्शन, इसमें जो बात है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगी बहुत तगड़ी वेरिएशन। वेजिटेटिव तो नॉर्मल है, वेजिटेटिव तो हमारा वही फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगा। एसेक्सुअल जो है हमारा वो नॉन मोटाइल। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, रेड एल्गी में एक बात पर्टिकुलरली याद रखनी है कि यहाँ पे मोटिलिटी बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। जो हमने ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में देखा मोटाइल थे,
यहाँ पे मोटिलिटी बिल्कुल नहीं है, क्यों? फ्लैजिला ही प्रेजेंट नहीं है इस क्लास में। सो नॉन मोटाइल स्पोर्स। अगर नॉन मोटाइल स्पोर्स है तो नॉन मोटाइल गैमेट्स भी हैं। सेक्सुअल कैसे होगा? नॉन मोटाइल गैमेट्स से, क्योंकि फ्लैजिला तो है ही नहीं। मोटिलिटी तो तब आएगी जब फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ oogamous तरीके से होता है। एनाइस और आइसोगैमस रेड एल्गी में देखने को नहीं मिलता। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेड एल्गी में सिर्फ और सिर्फ oogamous के तरीके से ही हो सकता है। oogamous ओनली। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसका एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल लर्न करने की ट्रिक क्या है? पी स्क्वायर जी स्क्वायर। पी स्क्वायर का मतलब हो गया पी 2 बार, यानी पॉलीसिफोनिया एंड पोरफायरा। और जी स्क्वायर का मतलब हो गया जी 2 बार, यानी कि जेलिडियम, जो कि हमने अगार अगार में एग्जाम्पल देखे थे, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। इन दोनों ने मिलकर तो अगार अगार की फॉर्मेशन की थी। एनसीईआरटी। एल्गी। एल्गी यार क्लोरोफिल बेयरिंग, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्योंकि फोटोसिंथेटिक है। सिंपल स्ट्रक्चर है, थैलोइड है। थैलोइड यानी रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट नहीं है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि क्लोरोफिल है। एंड लार्जली एक्वेटिक। एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं और मरीन भी होते हैं। मरीन हमने कैल्प्स देखे थे। दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, मॉइस्ट ऑन सॉइल्स, वुड, सब हर जगह देखने को मिलते हैं। सम ऑफ दैट ऑल्सो अकर विद एसोसिएशन विद फंजाई, जैसे हमने लाइकन कहा था। और एनिमल में एग्जाम्पल क्या है हमारा? स्लोथ बियर। ये एनिमल का नाम है, ये एसोसिएशन का नाम नहीं है। लाइकन एक एसोसिएशन का नाम है फंजाई और एल्गी का, और स्लोथ बियर जो है एक एनिमल का नाम है जिसके साथ वो एसोसिएटेड होता है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल रेंजिंग। कॉलोनियल का एग्जाम्पल क्या हमारा? वॉलवॉक्स हो गया। फिलामेंटल्स का हमारा यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, और आगे जाके आएगा एक्टोकार्पस। सो ट्रिक क्या है फिलामेंटल्स को याद करने की? यूज यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा एंड एक्टोकार्पस। अब फ्यू ऑफ द मरीन फॉर्म, जैसे कि कैल्प्स हमारा मरीन फॉर्म हो गया। फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। मैसिव प्लांट बॉडीज बनाता है, कितनी है लंबी? 100 मीटर से भी लंबी। नाउ हाउ एल्गी रिप्रोड्यूस कैसे करती है? वेजिटेटिव भी करती है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। वेजिटेटिव कैसे होगा? सिंपली बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? जो मेन प्लांट बॉडी है वो टुकड़ों में टूट जाती है और हर एक टुकड़ा एक नई प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन करता है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस, और नई प्लांट बॉडी थैलस इनकी, क्योंकि प्लांट बॉडी थैलस है इसलिए कहा गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। मोस्ट कॉमनली कौन से हमारे? जू स्पोर्स हैं। क्या ये मोटाइल है? हाँ जी ये मोटाइल है। क्यों? फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिलेटेड है इसलिए मोटाइल है। और ऑन जनरेशन नए प्लांट को फॉर्म करते हैं। वहीं अगर हम थर्ड टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये 2 गैमेट्स के फ्यूजन से होता है। दिस कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। यानी कि पहली बात, सिमिलर इन साइज का मतलब क्या हो गया? मॉर्फोलॉजी सिमिलर होने का मतलब क्या हो गया? ये आइसोगैमस की बात चल रही है। अब आइसोगैमस में भी फ्लैजिलेटेड, यानी कि मोटाइल है। सो किस में देखने को मिला? यूरोथ्रिक्स में। नॉन फ्लैजिलेटेड, यानी कि जो गैमेट्स हैं वो सिमिलर है पर अब उनमें मोटिलिटी नहीं है। तो ऐसा किस में देखने को मिलेगा हमें? नॉन उसमें स्पाइरोगायरा में। सो स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स आर एग्जांपल ऑफ आइसोगैमस। लेकिन यूलोथ्रिक्स में जो गैमेट्स हैं वो मोटाइल है, और वहीं स्पाइरोगायरा में जो गैमेट्स हैं वो नॉन मोटाइल है। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम आइसोगैमस कहते हैं। फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स जिनका साइज डिसिमिलर हो, यानी मॉर्फोलॉजी अलग अलग हो, तो उसे हम एनाइसोगैमस कहते हैं। किसमें देखने को मिलता है हमें? यूडोरिना में। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक। अब oogamous में क्या होता है? जो फीमेल होता है गैमेट वो लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है। वहीं मेल गैमेट जो होता है स्मॉल होता है और मोटाइल होते हैं। ठीक है ना? सो ये हमारा फीमेल गैमेट हो गया, ये हमारे मेल गैमेट हो गए मोटाइल, छोटे छोटे। ठीक है? और ऐसे रिप्रोडक्शन को हम oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। किस में देखने को मिलता है? वॉल्वक्स और फ्यूकस में। इस पैराग्राफ में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करी गई है एल्गी की। सो एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज। एटलीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, आधे से ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है वो किसके थ्रू कर रही है? एल्गी के थ्रू। किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ, अब फोटोसिंथेटिक है तो ऑक्सीजन का लेवल भी इंक्रीज कर रहे हैं। They are of paramount importance as primary producers in energy-rich compounds which form the basis of food cycles of all aquatic animals. Very very important line. कहने का मतलब एक्वेटिक्स जो सिस्टम है, एक्वेटिक जो
साइकिल्स चल रही हैं फूड में। सो मेन प्रोड्यूसिंग का काम कौन कर रहा है भाई? प्रोड्यूसर तो सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं। सो यहाँ पे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशंस। तो चीफ प्रोड्यूसर तो डायटम्स हैं क्योंकि वो भी फोटोसिंथेटिक थे, लेकिन एल्गी की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फूड साइकिल में, एक्वेटिक सिस्टम में। लेकिन चीफ प्रोड्यूसर रहेंगे हमारे डायटम्स, सबसे ज़्यादा योगदान हमारा डायटम्स का रहेगा, लेकिन एल्गे का भी योगदान होता है। मैनी ऑफ द स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगैसम आर among 70 species of marine algae that are used as food. So edible कौन कौन सी थी हमारी? ट्रिक क्या थी इसकी? पल्सेस हम खाते हैं ना। सो P for porphyra, L for laminaria, S for sargassum, ये तीनों की तीनों हमारी मरीन है और हम खाते हैं इन्हें। Certain marine brown algae and red algae produce large amount of hydrocolloids. हाइड्रोकोलाइड्स क्या थे? वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस थे जो कि पानी को सोख रखने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल एल्गिन हो गया, किससे मिलता है हमें? ब्राउन एल्गी से। कैरागिन हमें रेड एल्गिन से मिलता है। कैरागिन में आर आ रहा है ना, तो आर फॉर रेड एल्गी, कैरागिन रेड एल्गी, एल्गिन ब्राउन एल्गी। विच आर यूज्ड कमर्शियली, कमर्शियली हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगार अगार जो होता है वन ऑफ द मोस्ट कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? दे बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गी। सो माइक्रोब्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं लेबोरेटरीज में, और आइसक्रीम्स को और जेलीज को बनाने में भी हेल्प करते हैं। जो इनका मेन पर्पस रहता है वो हमारे लेबोरेटरी में रहता है, सो दैट हम माइक्रोब्स को ग्रो करा सकें। क्लोरेला अ यूनिसेलुलर एल्गा। क्लोरेला किसका एग्जाम्पल है? इट इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी। क्लोरेला इज अ टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी। कैसी है? यूनिसेलुलर है, इंपॉर्टेंट है। क्लोरेला इज अ यूनिसेलुलर एल्गी। प्रोटीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसे फूड सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। स्पेस टेबलेट्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। एल्गे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। एल्गे की 3 क्लासेस होती है, कौन कौन सी? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी हो गई, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी हो गई, और रोडोफाइसी रेड एल्गी हो गई। अब नाउ क्वेश्चन क्या राइज होता है? बेसिस क्या रहे थे इसके? बेसिस इंपॉर्टेंट है, पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट है, और फूड स्टोर कैसे कर रखा है। दीज आर दी बेसिस। यहाँ पे नहीं लिख रखा है एनसीईआरटी ने, ये जाके आपको समरी में मिलेगा, समरी में लिख रखा है। तो आवर फर्स्ट क्लास इज क्लोरोफाइसी, जिसको हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, कॉमनली ग्रीन एल्गी कहते हैं हम इसको। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या था हमारा? क्लाइमेडोमोनास एंड क्लोरेला। कॉलोनियल का एग्जांपल क्या था हमारा? वॉलवॉक्स। फिलामेंटस का एग्जांपल क्या था? यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन। ग्रास ग्रीन होते हैं क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है इनमें। पिगमेंट्स आर लोकलाइज इनटू। पिगमेंट्स कहाँ मिले थे हमें? क्लोरोप्लास्ट में मिले थे। क्लोरोप्लास्ट में भी ये शेप याद करने की जरूरत नहीं है क्लोरोप्लास्ट की, डिस्कॉइड हो सकता है, प्लेट, मतलब क्लोरोप्लास्ट की कई तरह की शेप हमें देखने को मिलती है ग्रीन एल्गी में, जैसे कि डिस्कॉइड हो गई, प्लेट लाइक हो गई, रेटिकुलेट यानी नेटवर्क बना रही है, कप की तरह हो गई, स्पायरल हो गई, रिबन की तरह हो गई। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप बता रखे हैं क्लोरोप्लास्ट की। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनोइड्स। सो इनकी स्टोरेज बॉडीज क्या होती हैं? पायरेनोइड्स होती हैं। किससे बनी है? प्रोटीन प्लस स्टार्च से। कहाँ मिलती हैं? क्लोरोप्लास्ट में मिलती हैं। इंपॉर्टेंट है, कहाँ मिलती है हमें स्टोरेज बॉडीज? क्लोरोप्लास्ट में। पिगमेंट्स कहाँ मिले थे? क्लोरोप्लास्ट में। पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, यानी कि जो पायरेनोइड्स है इसमें क्या क्या है? प्रोटीन और स्टार्च दोनों प्रेजेंट है। सम एल्गे में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी स्टोर कर लेती हैं कुछ एल्गे फूड। ग्रीन एल्गे यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल। सेल वॉल जो है इनकी रिजिड है। इनर किससे बनी थी हमारी? सेल्यूलोज से बनी थी, और आउटर पेक्टोज से बनी थी। रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन से या डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर से हो जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फ्लैजिलेटेड। अब नंबर ऑफ फ्लैजेला, यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए नंबर ऑफ फ्लैजेला कितना हो सकता है, सो 2 से लेकर 8 तक, 2 से लेकर 8 तक फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं एक जूस्पोर में। कहाँ प्रोड्यूस हुआ? जूस्पोरेंजिया में। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन shows considerable variation in type and formation of sex cells and आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस, 3 तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा हमें ग्रीन एल्गी में। अब एग्जांपल्स क्या क्या हमारे? क्लाइमोडोमोनास, इट इज अ यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी। वॉलवॉक्स इज अ कॉलोनियल। यूलोथ्रिस स्पायरोगायरा और फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। कारा हो गया, अब ये कॉलोनी दिखा रखी है, दिस इज वॉलवॉक्स एंड दिस इज यूलोथ्रिक्स। ये वॉलवॉक्स का एग्जाम्पल है, यूलोथ्रिक्स का। ये कॉलोनी की तरह रह रहे हैं एक तरह की,
एक डॉटर कॉलोनी बनाई, ये पेरेंट कॉलोनी है, यानी कॉलोनी पे कॉलोनी बनाए जा रहे हैं, यानी कॉलोनाइज्ड है वॉल्वॉक्स, कॉलोनी में पाए जाते हैं। वहीं यूलोथ्रिक जो है इसमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है, ये फ्रेगमेंट कट हो जाते हैं 2 पार्ट्स में और 2 पार्ट्स अपना डिफरेंट बॉडी बना लेते हैं आगे जाके। सो मेनली यूलोथ्रिक्स में हमें क्या देखने को मिलती है, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्लास है हमारी फियोफाइसी, जिसे हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। ये चीज़ तो बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, कैसे क्या कहते हैं, कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है, कौन कौन सा फूड स्टोर कैसे करते हैं, इनकी सेल वॉल कैसे बनी है, ये तो बेसिक बिल्कुल नॉलेज क्लियर होनी चाहिए। सो ब्राउन एल्गी भी कहते हैं इसे हम, कहाँ मिलती है, मरीन हैबिटेट्स में, ये मरीन में ज़्यादा मिलते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस का एग्जांपल क्या था हमारा, एक्टोकार्पस, ये एक ब्राउन एल्गी का पार्ट है। और ब्रांच्ड भी मिलती है, जैसे कैल्प्स हो गई हमारी, जो कि 100 मीटर्स हाई तक भी पहुंच सकती हैं। इनमें कौन कौन से पिगमेंट देखने को मिलते हैं, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल में भी कौन सा, फिकोजेंथिन। फिकोजेंथिन की अमाउंट डिसाइड करती है कि इनका कलर ब्राउन है या ऑलिव ग्रीन है। अगर कम है तो ऑलिव ग्रीन होगा, अगर फिकोजेंथिन ज़्यादा प्रेजेंट है सो इनका कलर ब्राउन हो जाएगा। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट कॉल्ड फ्यूकोजेंथिन। सो ज़ैंथोफिल में भी कौन सा, फ्यूकोजेंथिन। ना फूड कैसे स्टोर होता है इनमें, फूड स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, जैसे कि लेमिनेरिन हो गया या फिर मैनिटोल हो गया। वेजिटेटिव सेल वॉल किसकी बनी हुई है, इनकी सेल्यूलोज की बनी हुई है, और उसके ऊपर एक जिलेटिनस कोटिंग है किसकी, एल्गिन की। एल्गिन कैसा सब्सटेंस है, ये एक हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस है, यानी वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन प्लास्टिड्स सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। भाई प्लांट है तो प्लास्टिड देखने को मिलेंगे, वैक्यूल देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू सेपरेटम। अब 3 पार्ट जो यूनिक देखने को मिले हमें ब्राउन एल्गी में, कौन कौन से हैं, होल्ड फास्ट, फ्रंट एंड स्टाइप। सो जो होल्ड फास्ट है ये रूट का काम करते हैं, यानी सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करते हैं। वहीं स्टाइप की बात करूँ तो ये स्टोक की तरह हो गया, यानी टहनी की तरह हो गया, स्टेम की तरह हो गया। वहीं लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन की बात करूँ तो फ्रॉन्ड हो गया, यानी फ्रॉन्ड में फोटोसिंथेसिस चलेगी। अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, बाय फ्लैजेलेट जूस्पोर से। नाउ यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट है जूस्पोर्स में कितने हैं, वो 2। वहीं मैं क्लोरोफाइसी की बात करूँ, वहाँ नंबर ऑफ फ्लैजेला कितना हो सकता है, 2 से लेकर 8 तक। दैट आर पियर शेप्ड यानी ओवल शेप्ड, एंड हैव 2 अनइक्वल फ्लैजेला। 2 अनइक्वल फ्लैजेला होते हैं, कहाँ अटैच है, लेटरली अटैच्ड है। स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो ओवल शेप्ड लेटरली अटैच्ड टू अनइक्वल फ्लैजेला, यही हो गया हमारा जूस्पोर्स ऑफ किसका, ब्राउन एल्गी का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, आइसोगैमस, एनाइसो और ओगैमस 3 तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर विद इन ओगोनियम। ओगैमस स्पीशीज में ओगोनियम में जाके फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन जो दूसरी एनाइसो और आइसोगैमस स्पीशीज है उसमें हमें वाटर में देखने को मिल जाती है। द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म, पेयर शेप्ड यानी ओवल शेप्ड के हैं, एंड बियर 2 लेटरली अटैच फ्लैजेला, 2 ही फ्लैजेला मिलते हैं इनमें भी लेटरली। एग्जाम्पल क्या होगा, इसका ट्रिक क्या थी हमारी, सेल्फ डिफेंस। सेल्फ फॉर सरगैसम, ई फॉर एक्टोकार्पस, एल फॉर लेमिनेरिया, एफ फॉर फ्यूकस एंड डी फॉर डिक्टोयोटा। नाउ ये डायग्राम दिखा रखे ब्राउन एल्गी के। सबसे पहले ये किसका है, ये लेमिनेरिया का है, ये किसका है, ये फ्यूकस का है, और थर्ड वाला जो है ये डिक्टोयोटा का है। सो इजीली देख सकते हैं, फ्रॉन्ड हमें आसानी से दिख रहा है, स्टाइप देख रही है हमें स्टोक की तरह, होल्ड फास्ट दिख रहा है हमें रूट की तरह, ठीक है। हाँ, ये फ्यूकस में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है, इनमें एयर ब्लेडर प्रेजेंट होते हैं, क्या काम करते हैं, बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड बायोन्सी, सो दैट ये इजीली, क्योंकि मरीन एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं तो इजीली फ्लोट कर सके। फ्रॉन्ड, मिड रिब, होल्ड फास्ट 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहीं हमारे जो डिक्टोयोटा इसमें फ्रॉन्ड और स्टाइप देखने को मिलती है। थर्ड क्लास है हमारी रोडोफाइसी। मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी, जिसे हम कॉमनली कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें R-फाइकोरिथिन की अमाउंट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका कलर रेड हो जाता है। और क्लोरोफिल ए और डी भी मिलता है, ये तीनों पिगमेंट मिलते हैं, यहाँ लिखा नहीं है, क्लोरोफिल ए और डी दोनों मिलता है, R-फाइकोरिथिन भी मिलता है। मेजोरिटी आर मरीन, ग्रेटर कंसेंट्रेशन कहाँ मिलते हैं, ज़्यादातर गर्म इलाकों में मिलते हैं।
वाटर के सरफेस के क्लोज ही मिलते हैं और डीप इन द ओशंस में मिलते हैं हमें, जहाँ पे बहुत कम लाइट पहुँच पाती है, क्योंकि रेड कलर जो रेड की लाइट है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेल्युलर होती है। सम ऑफ देम कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स है। सो रोडोफाइसिस से कॉम्प्लेक्सिटी आने लग गई थी ऑर्गेनिजम्स में। जो प्लांट की किंगडम चल रहा है हमारा, इसमें रोडोफाइसिस से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप होनी शुरू हो गई थी। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कॉम्प्लेक्स है। द फूड स्टोर है फ्लोरिडीन स्टार्च कैसा है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसा दिखने में है स्ट्रक्चर में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा मिलता है हमें इसमें, फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर से और सेक्सुअली नॉन मोटाइल गैमेट से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ oogamous देखने को मिलेगा, जिसमें भी कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट है। इनकी बॉडी भी कॉम्प्लेक्स है, इनकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी आनी शुरू हो गई। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे P² और G², पॉलीसिफोनिया पोरफायरा, ग्रेसिलेरियम जेलिडियम। और ये हमारा एग्जाम्पल दिखा रखा, ये है पोरफायरा और ये हमारा पॉलीसिफोनिया। सो फ्रॉन्ट तो हमें यहाँ भी देखने को मिला, मेन एक्सिस भी देखने को मिली, हल्की हल्की ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं, लेकिन हमें स्टेम, रूट, लीफ कुछ नहीं मिला। लास्ट ईयर एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ये लर्न होनी चाहिए। सबसे पहले 3 क्लासेस है हमारी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। फिर कुछ करेक्टर्स दे रखे हैं वो समझने हमें। सबसे पहले कॉमन नेम हमें पता है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट्स पता होने चाहिए हमें। क्लोरोफाइसी में हमें क्या मिला था, ए और बी। वहीं फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी में ए और सी मिला और साथ में फ्यूकोजेंथिन मिला, जो कि एक टाइप ऑफ जेंथोफिल है। यहाँ पे कैरोटिनॉइड भी लिखना चाहिए, यहाँ पे कैरोटिनॉइड भी देखने को मिला था। वहीं मैं रोडोफाइसी की बात करूँ, वहाँ पे ए और डी क्लोरोफिल मिला था और साथ में आर फाइकोएरिथ्रिन देखने को मिला था, जिसकी वजह से इसका कलर रेड था। और फ्यूकोजेंथिन की वजह से जो ब्राउन एल्गी है वो ऑलिव ग्रीन से लेके डार्क ब्राउन तक की शेड्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फूड स्टोर कैसे करते हैं। रेड एल्गी में हमने अभी देखा फ्लोरिडियन स्टार्च, ब्राउन एल्गी में मैनिटोल और लेमिनेरिन, जो क्या है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और क्लोरोफाइसी में स्टार्च या फिर पायरेनॉइड्स कह देते हैं हमने, जैसे स्टार्च प्लस प्रोटीन्स। सेल वॉल किसकी बनी है, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है क्लोरोफाइसी में। वहीं ब्राउन एल्गी में सेल्यूलोज प्लस एल्गिन की बनी है। और वहीं रेड एल्गी में बात की जाए तो सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेड एल्गी की सेल वॉल हमें पता होनी चाहिए, हमें पैराग्राफ में नहीं बता रखा था कि सेल्यूलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स की बनी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है फ्लैजेला नंबर एंड पोजीशन एंड इंसर्शन। फ्लैजेला कितने प्रेजेंट है तो कहाँ प्रेजेंट है। मैंने बताया था क्लोरोफाइसी में 2 से लेकर 8 तक फ्लैजेला मिलेंगे, एपिकल में मिलेंगे। एपिकल मतलब मान लो ये मैंने एक गैमेट बना दिया क्लोरोफाइसी का और ये है फियोफाइसी का। अब फियोफाइसी का ओवल होता है तो सर्कुलर तो नहीं बना सकते, सो ओवल हो गया ये, क्योंकि पेयर शेप्ड देखने को मिला था। अब जो क्लोरोफाइसी का है वो एपिकली प्रेजेंट है, यानी टॉप पर। अब 2 से लेकर 8 तक कितना भी हो सकता है, मैंने 8 बना दिए हैं। वहीं अगर मैं फियोफाइसी की बात करूं तो वो लेटरली प्रेजेंट है, यानी साइड में, और अनइक्वल प्रेजेंट है। यहाँ पे इक्वल प्रेजेंट है, क्लोरोफाइसी में इक्वल प्रेजेंट है। सेकंड 2 है, अनइक्वल है और लेटरल है। ये सारी ब्राउन एल्गी की हो गई। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोडोफाइसी में तो हमें फ्लैजेला देखने को ही नहीं मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ, नॉन मोटिलिटी देखने को मिली थी। हमने देखा था ना, रोडोफाइसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नॉन मोटाइल स्पोर से था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नॉन मोटाइल गैमेट से था। क्यों नॉन मोटिलिटी थी, क्योंकि फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं था। हैबिटेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर लाने तो कोई अच्छी बात है, पर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर में, सॉल्ट वाटर में। ये फ्रेश वाटर में रेयरली मिलते हैं, मरीन में ज़्यादा मिलते हैं। ये सॉल्ट वाटर में ज़्यादा मिलते हैं, फ्रेश वाटर में कम मिलते हैं। थैंक यू। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। आज हमने इंट्रोडक्शन कर लिया प्लांट किंगडम का और एक हमने फाइलम एल्गी भी ख़त्म कर दी, जिसमें हमने उसकी 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों ख़त्म हो जाए, ठीक है। सो ये दोनों फाइलम हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे।